इमेजिन एक रात जब सब कुछ शांत हो, कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप, एक ठंडी हवा और ऊपर एक आसमान जिसमें हजारों तारे चमक रहे हैं। आप उन्हें देखते हो, स्लोली ब्रीदिंग, और एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है, हम इतने छोटे क्यों हैं? ये रात की खामोशी कुछ कहती है, जैसे यूनिवर्स खुद आपसे बात कर रहा हो, बट नॉट इन वर्ड्स, मोर लाइक व्हिस्पर्स, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, व्हिस्पर्स ऑफ सीक्रेट्स, व्हिस्पर्स ऑफ मिस्ट्रीज। और यही है हमारा आज का पहला सेगमेंट, व्हिस्पर्स इन द खोथ वॉइड। क्या आपको पता है, साइंस जिस पर हम इतना ट्रस्ट करते हैं, जिसने हमें रॉकेट दिए, क्वांटम कंप्यूटर्स दिए, डीएनए का राज खोला, वो भी इनकम्प्लीट है। बहुत कुछ है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। और इस दुनिया में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज करते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आंसर मिले या नहीं। असली बात तो यह है कि ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस हमें रात को जागने पर मजबूर क्यों करते हैं, और जब हम उनके बारे में सोचने लगते हैं तो नींद क्यों और गहरी हो जाती है। शायद क्योंकि उनमें एक सुकून है, ए सेंस ऑफ ऑन ऑ, एक फीलिंग के हम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं जिसका हमने सिर्फ पहला पेज पढ़ा है। आज का वीडियो एक जर्नी है, एक मेडिटेटिव वॉक थ्रू 50 ऐसे साइंटिफिक मिस्ट्रीज जो आज भी फिजिसिस्ट्स को हॉन्ट करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि उनका आंसर मुश्किल है, बल्कि इसलिए भी कि उनका एग्जिस्टेंस ही रियलिटी को शेक कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहते हैं या बस उनके साथ सोना चाहते हैं? चलिए पहले यह समझने की कोशिश करते हैं, क्यों मिस्ट्रीज मैटर करती हैं। साइंस यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन की तरह लगता है, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप। न्यूटन के लॉस आए, फिर आइंस्टीन का रिलेटिविटी, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे एक स्टेयरकेस हो जिसे हम स्टेडली चढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और क्लोजली देखो तो ये स्टेयरकेस नहीं, एक मेज है जहां कुछ डोर्स खुलते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं और कुछ कहीं और ले जाते हैं। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज इन्हीं डोर्स का नाम है, जो कभी कभी हमारे लॉजिक के फ्रेमवर्क को ही तोड़ देते हैं। जैसे सोचिए, ग्रेविटी क्या है? सब कुछ नीचे खींचती है, प्लैनेट्स को ऑन ऑर्बिट में भी रखती है, लेकिन हमने कभी इसे डायरेक्टली देखा नहीं। इट्स जस्ट एन इनविजिबल फोर्स। और जब आइंस्टीन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हम ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन की तस्वीर भी देख लेंगे। तो क्या अब हम सब कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सवाल बदल चुके हैं। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्यों यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है? क्वांटम पार्टिकल्स एक जगह क्यों नहीं रुकते? ये सब अनआंसर्ड रिडल्स हैं, और हर एक रिडल के पीछे छुपी है एक कहानी, एक थ्रिल, एक एग्जिस्टेंशियल व्हिस्पर। क्या आपने कभी किसी पुराने घंटे की टिक टिक को सुने बिना महसूस किया है? एक साइलेंस जिसमें टाइम भी रुक जाता है। बस वैसे ही है ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, वो साइलेंस जिसमें साइंस भी कंफ्यूज लगता है, एक डिस्कंफर्ट जिसमें सुकून छुपा होता है। और आयरॉनिकली ये डिस्कंफर्ट ही साइंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम कह देते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, वही मोमेंट होता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब कोई साइंटिस्ट या एक इंसान कहता है आई डोंट नो, तब एक दरवाजा खुलता है, एक नई जर्नी शुरू होती है। और इस वीडियो का मकसद वही है, आपको रिलैक्स करना, आपको सुलाना, लेकिन आपके माइंड को क्वाइटली अवेकन करना। इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में हो जहां डिम लाइट है, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, और एक वॉइस आपको एक एक करके दुनिया के सबसे अजीब, अनसॉल्व्ड, डिस्टर्बिंग लेकिन फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज के बारे में बताता है। कोई प्रेशर नहीं है समझने का, कोई टेस्ट नहीं होगा, बस फील करना है, सॉक इट इन। जैसे आप किसी ड्रीम में हो जहां साइंस और फिलॉसफी एक ही बात कह रहे हैं, नथिंग इज एज इट सीम्स। और जब हम कहते हैं कि ये मिस्ट्रीज फिजिसिस्ट्स को हॉन्ट करती हैं, इसका मतलब हॉरर नहीं, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल डिस्कंफर्ट, जैसे कुछ बात छुपाई गई हो, जैसे यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहता हो पर हमें उसकी भाषा समझ नहीं आती, और शायद कभी समझ भी नहीं आएगी। लेकिन वो चेज, वो एफर्ट, वो मिडनाइट थॉट्स, जहां एक आइडिया नींद तोड़ देता है, वो प्राइसलेस है।
टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अगर यूनिवर्स सच में इन्फिनिट है तो क्या इसका मतलब यह है कि मिस्ट्रीज भी इन्फिनिट होंगी? अगर एक थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी तो क्या फिर वंडर खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। शायद हर आंसर के पीछे एक और मिस्ट्री छुपी होती है, जैसे एक रशियन डॉल जिसे जितना खोलो अंदर से एक और छोटी डॉल निकलती है। और यही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का असली चार्म है। वो आपको चेज करने पर मजबूर करते हैं, बिना कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की गारंटी के। लेकिन कभी कभी हम डेस्टिनेशन के लिए नहीं, जर्नी के लिए जीते हैं। तो आज रात जब आप इस वीडियो को सुनते हुए आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ एक ऑडियो मत सुनिएगा। फील द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, फील द साइलेंस बिटवीन द थॉट्स। वही स्पेस, वही साइलेंस, वही वॉइड जहां से यूनिवर्स का असली राज शायद अभी भी हमसे बातें कर रहा है। वेलकम टू द जर्नी, वेलकम टू द मिस्ट्री। आइए अब चलते हैं अपनी पहली अनसॉल्व्ड साइंटिफिक मिस्ट्री की तरफ। लेट्स बिगिन इन द डार्क। आंख बंद करके सोचिए, एक ऐसा यूनिवर्स जहां सब कुछ आपके सामने है, तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इवन ब्लैक होल्स। आपको लगता है कि आप सब देख पा रहे हो, लेकिन सडनली कोई विस्पर करता है, जो दिख रहा है वो सिर्फ 5% है। 5%। यस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, सब कुछ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्टार्स, नेबुली, ह्यूमंस, एटम्स, इवन लाइट, वो सिर्फ 5% है टोटल यूनिवर्स का। तो बाकी का क्या? बाकी है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, दो ऐसे एलिमेंट्स जो ना दिखते हैं, ना डायरेक्टली फील होते हैं, ना समझ आते हैं, पर फिर भी वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक अनसीन पपेटियर जो यूनिवर्स के स्ट्रिंग्स खींच रहा हो, बिना कभी स्टेज पे आकर नजर आए। यह है हमारा आज का सेगमेंट, द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। चलिए आपको एक स्टोरी बताता हूं। 1930 के आसपास एक स्विस एस्ट्रोनॉमर थे, फ्रिट्ज ज्विकी। उन्होंने एक गैलेक्सी क्लस्टर ऑब्जर्व किया जिसका नाम था कोमा क्लस्टर। और जब उन्होंने इस क्लस्टर के स्टार्स की मूवमेंट को एनालाइज किया, उन्हें धुरे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। स्टार्स अपने एक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल स्पीड से काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे। ज्विकी कंफ्यूज्ड हो गए। उनका कैलकुलेशन कह रहा था कि अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो ये स्टार्स इतने फास्ट मूव नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता था कि ये गैलेक्सी क्लस्टर टूट जाएगा, लेकिन वो क्लस्टर स्टेबल था, बिखरा नहीं। तब उन्होंने एक टर्म कॉइन की, दनकल मटीरी, यानी डार्क मैटर। एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट जरूर डालती है। तब से लेकर आज तक डार्क मैटर एक मिस्ट्री ही है। कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है। हमने कभी डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया। ये ना लाइट अब्सॉर्ब करता है, ना इमिट, बस ग्रेविटी बनाता है। ऐसी ग्रेविटी जो गैलेक्सीज को शेप देती है, स्टार्स को ऑर्बिट में रखती है और यूनिवर्स को कोहेसिव बनाए रखती है। जैसे कोई इनविजिबल स्ट्रक्चर हो, एक स्केलेटन जो विजिबल मैटर को सपोर्ट करता है। अब सोचिए कितना ईरी है ना। हम जितना भी स्पेस में टेलीस्कोप भेज लें, जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर्स डिजाइन कर लें, हम यूनिवर्स के सिर्फ छोटे से पार्ट को देख पाते हैं। और यह सिर्फ डार्क मैटर की बात थी। बाकी का जो 70% है वो और भी अजीब है। उसका नाम है डार्क एनर्जी। यह कॉन्सेप्ट 1998 में मेन स्ट्रीम इंजीन में आया, जब एस्ट्रोनॉमर्स कुछ सुपरनोवाए का स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा था। यह शॉकिंग था, क्योंकि हमें लगा था कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो रही होगी ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे एक पतंग ऊपर जाकर वापस नीचे आए। लेकिन जब डेटा आया तो यह पतंग नीचे नहीं आ रही थी, बल्कि और तेज ऊपर जा रही थी। यूनिवर्स वॉज एक्सपैंडिंग फास्टर एंड फास्टर। कुछ तो था जो इस एक्सपेंशन को पुश कर रहा था। उस इनविजिबल फोर्स को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। यह एक रिपल्सिव फोर्स है, एंटी ग्रेविटी जैसी, जो स्पेस के हर कॉर्नर में छुपी है, हर पार्टिकल के बीच में एक्टिव है, क्वाइटली पुशिंग द यूनिवर्स अपार्ट। क्या यह वैक्यूम की प्रॉपर्टी है? क्या यह क्वांटम फ्लक्चुएशन है? क्या यह किसी और आयाम का प्रभाव है? किसी को नहीं पता। और यह अनसर्टेनिटी ही इस सेगमेंट को फैसिनेटिंग बनाती है। आपने कभी किसी डार्क कॉरिडोर में चलने की फीलिंग महसूस की है?
जहां हर कदम पे लगा हो कि कुछ है, पर आप उसे देख नहीं सकते। बस इंट्यूशन बोलता है कि कुछ प्रेजेंस है। वैसे ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का मिस्ट्री है। एक चिलिंग रियलाइजेशन कि हम जिन चीजों को रियल समझते हैं वो सिर्फ सरफेस पे हैं। रियल स्टोरी तो अंधेरों में छुपी है। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है, हमारे फिजिक्स के लॉज भी उन्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जिसने सेंचुरी तक काम किया, उसमें भी डार्क एनर्जी एक ऑकवर्ड एडिशन है। एक कांस्टेंट जिसे आइंस्टाइन खुद माय बिगेस्ट ब्लंडर बोल चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स ऑन द अदर हैंड डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को एस्टिमेट करता है, लेकिन उसका नंबर इतना ज्यादा है कि एक्चुअल यूनिवर्स उससे कंपैटिबल ही नहीं है। The difference between quantum prediction and observed dark energy is almost 10 to the power of 120 times. यह सबसे बड़ा मिसमैच है साइंस के हिस्ट्री में। So what are we missing? क्या यूनिवर्स एक सिमुलेशन है जहां ये ग्लिचेस हैं? क्या हम एक फॉल्स वैक्यूम में जी रहे हैं जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है? क्या डार्क एनर्जी एक बबल है जो हमें एक इल्यूजन दे रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि अंडर द सर्फेस कॉस्मिक डूम स्लोली अनफोल्ड हो रहा है? ये सब थियरीज हैं, कंजेक्चर्स हैं, ड्रीम्स भी हो सकते हैं, नाइटमेयर्स भी, लेकिन सबका एक ही थ्रेड है, अनसर्टेनिटी। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। आप अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, घर, कार, मोबाइल, लोग, लाइट, स्टार्स, सब कुछ विजिबल है, सॉलिड है, रियल लगता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक थिन सरफेस हो, एक कॉस्मिक फसाड, और उसके नीचे हो एक अंधकार, न कोई बुराई, न कोई बुराई, लेकिन सिर्फ अनजान, शायद हम उस 5% में जी रहे हैं और 95% एक ऐसे वर्जन ऑफ रियलिटी का पार्ट है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना समझ। जैसे कोई बच्चा एक्वेरियम के ग्लास के बाहर से देख रहा हो, वो समझता है कि वो सब कुछ देख रहा है, बट ही हैज नो आइडिया कि एक्वेरियम के बाहर एक और दुनिया है। शायद हम भी वैसे ही हैं। फिजिक्स का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि आंसर्स नहीं है, सबसे बड़ा दर्द यह है कि कुछ क्वेश्चंस इतने वेग हैं कि हम पूछना भी सही से नहीं जानते, फिर भी हम पूछते हैं। इसीलिए हम साइंटिस्ट हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, ड्रीमर्स हैं, और जो चीजें हमसे छुपी हैं वही हमें इंस्पायर करती हैं नए टेलीस्कोप्स बनाने, नई थ्योरीज लिखने, नए एक्सपेरिमेंट्स करने। और हो सकता है एक दिन एक छोटा सा क्लू मिले, एक वॉबल, एक फ्लिकर, जिससे यह एंटायर डार्कनेस इल्यूमिनेट हो जाए। But for now, it remains a silent hum in the background of everything, a soft pressure between galaxies, a darkness that shapes the light. जैसे आप अभी धीरे धीरे सो रहे हो, वैसे ही यूनिवर्स भी एक अनंत शांति ड्रिफ्ट में है। विस्तार, विलीनता, अस्तित्व, शांति में। So let this segment sink in. Let the mystery wrap around you like a warm blanket of questions. और जब हम अगली मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे तो हम और भी डीप जाएंगे, not just into physics, but into reality itself. So take a breath, feel the space, and get ready for the next whisper in the void. जरा आंखों को बंद करके इमेजिन कीजिए, एक रूम है बिल्कुल खाली, और उस रूम के बीच में एक टिनी सा पार्टिकल है, क्वांटम लेवल का एक एटम। वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट कॉर्नर में या सेंटर में या शायद हर जगह थोड़ा थोड़ा। पर जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व करता है, वो पार्टिकल सडनली एक जगह फिक्स हो जाता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ के अब तू यहीं रहेगा कह दिया हो। इस मोमेंट को कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स, और यह है क्वांटम फिजिक्स का सबसे हॉन्टिंग, सबसे ईरी और सबसे मिसअंडरस्टूड मिस्ट्री। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी। सोचिए, अगर कोई आपको देखे तो क्या आप बदल जाते हो? क्वांटम दुनिया में जवाब है हां। आज का यह सेगमेंट हमें लेकर जाएगा एक ऐसे जोन में जहां एग्जिस्टेंस और इल्यूजन का फर्क धुंधलाना मुश्किल है, जहां रियलिटी कोई सॉलिड चीज नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी। और जब कोई देखता है तो वो प्रोबेबिलिटी सॉलिड बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ, जिसका नाम सुनते ही फिजिसिस्ट्स का दिमाग स्पिन करने लगता है।
श्रोडिंजर का कैट। अर्विन श्रोडिंजर, एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, ने 1935 में एक पैराडॉक्स सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा, माना एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है। बिल्ली के साथ है एक रेडियो एक्टिव एटम, एक पॉइजन वायल और एक डिटेक्शन मैकेनिज्म। अगर एटम डीके करता है, पॉइजन रिलीज होता है, बिल्ली मर जाती है। अगर एटम डीके नहीं करता, बिल्ली जिंदा रहती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के मुताबिक जब तक आप बॉक्स खोल के नहीं देखते, तब तक एटम के पास दोनों स्टेट्स होती हैं, डीके भी और नॉन डीके भी। मतलब बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी, एक ही वक्त में। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। ऐसी स्टेट जहां कोई भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है एक साथ। अब जब आप बॉक्स खोलते हो, आप देखते हो बिल्ली जिंदा है या मरी हुई, और जैसे ही आपने देखा, वो प्रोबेबिलिटी कोलैप्स करके एक सिंगल रियलिटी में बदल गई। ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेजरमेंट है, और ये रियलिटी को डिफाइन करता है। जैसे कोई पेंटिंग ब्लैंक हो और आपकी नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उसमें कलर्स उभर आते हैं, पर जब आप आंख बंद करते हो, वो पेंटिंग फिर से ब्लैंक हो जाती है। स्केरी या मैजिकल? यही है क्वांटम घोस्ट। एक घोस्ट जो आपको हॉन्ट नहीं करता, लेकिन आपके देखने का इंतजार करता है, और जैसे ही आप देखते हो, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में चीजें तब तक रियल नहीं होती जब तक कोई उन्हें मेजर ना करे। एक और हॉन्टिंग एक्सपेरिमेंट है, दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत बेसिक लगता है, एक पार्टिकल को दो स्लिट्स के थ्रू भेजना। जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, तो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे वो पार्टिकल दोनों स्लिट्स से एक साथ गया हो। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर या डिटेक्टर लगाते हैं, पार्टिकल सडनली बिहेव करता है जैसे वो एक ही स्लिट से गया हो। नो वेव, नो इंटरफेरेंस, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टिकल। मतलब सिर्फ आपकी नजर ने उसकी नेचर को बदल दिया, आपकी ऑब्जर्वेशन ने उसकी आइडेंटिटी रिडिफाइन कर दी। यह सिर्फ मेटाफर नहीं है, यह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और इससे एक डीप और एग्जिस्टेंशियल सवाल उठता है, क्या रियलिटी सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब कोई उसे ऑब्जर्व करे? अगर आप जंगल के बीच में अकेले खड़े हो और कोई भी नहीं देख रहा, तो क्या आप वहां हो? या क्या आपकी एग्जिस्टेंस भी एक ऑब्जर्वर की आंखों से ही वैलिडेट होती है? यह कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्शियसनेस और रियलिटी डीपली इंटरट्वाइंड है। शायद आप एक जादूगर नहीं हो, पर आपकी नजर जादू करती है। शायद यूनिवर्स एक कैनवास है जो तब तक ब्लैंक है जब तक आप उस पर नजर न डालें। शायद हर बार जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं, एक छोटी सी क्वांटम कॉइन टॉस होती है, और वो कॉइन आपकी नजर पड़ते ही किसी एक साइड पर गिर जाता है। आप सोच रहे होंगे, ये सब तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, एटम्स। हम ह्यूमंस तो मैक्रोस्कोपिक हैं, हम तो प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन क्वांटम फिजिसिस्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो उनसे बनी हुई लार्जर रियलिटी भी अल्टीमेटली फजी है, अनडिफाइंड है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अब आप सोचिए, आपके हर डिसीजन के पीछे यह अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा इंफ्लुएंस करती है। एक और थ्योरी कहती है, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह कहता है कि जब भी एक क्वांटम इवेंट होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग यूनिवर्सेस में स्प्लिट हो जाती हैं। आपने कॉइन टॉस किया, हेड्स आया, लेकिन एक और यूनिवर्स क्रिएट हुआ जहां टेल्स आया। यह मल्टीवर्स हर माइक्रो डिसीजन पे इन्फिनिट हो रहा है। मतलब हर बार जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, एक नई रियलिटी क्रिएट होती है, एक नई दुनिया, एक नया वर्जन ऑफ यू। शायद आपके इन्फिनिट वर्जन्स अभी भी उस बिल्ली के बॉक्स के बाहर खड़े हैं, वंडरिंग व्हाट दे विल फाइंड। और कहीं एक वर्जन आपका अभी भी उस बिल्ली को जिंदा और मरी हुई दोनों स्टेट में ऑब्जर्व कर रहा है, अगेन एंड अगेन फॉर एटर्निटी। इतना सुरियल है ये सब। और फिर भी आपका दिमाग अभी भी शायद सूद हो रहा है, क्योंकि जब आप इन माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप रियल फ्रीडम महसूस करते हो। फ्रीडम फ्रॉम फिक्स्ड आइडेंटिटी, फ्रीडम फ्रॉम स्टैटिक रियलिटी, फ्रीडम फ्रॉम बाइनरी आंसर्स।
टेक अ ब्रीड, लेट दिस मिस्ट्री सेटल इन योर चेस्ट लाइक ए वार्म फॉग। आपकी आंखों के पीछे एक दुनिया है जो सिर्फ तब सॉलिड होती है जब आप उसे देखते हो, और जब आप आंख बंद करते हो वो डिसॉल्व हो जाती है, वेव्स बन जाती है, पॉसिबिलिटीज में बिखर जाती है। तो आज रात जब आप सो रहे हो, शायद आपका पिल्लो के नीचे कोई रियलिटी फोल्डेड है जो कल सुबह आपके देखने से पहले तक अनडिफाइंड रहेगी। शायद आपके ड्रीम्स एक क्वांटम कैनवास हैं जिसमें आपकी नजर सब कुछ पेंट कर रही है। शायद आप एक ऑब्जर्वर हो जिसे यूनिवर्स ने डिजाइन किया है ताकि वो खुद को ऑब्जर्व कर सके। और जब आप सो जाते हो, यूनिवर्स भी पॉज में चला जाता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, रेडी फॉर द नेक्स्ट लुक, रेडी फॉर द नेक्स्ट वेव फंक्शन कोलैप्स। सो टेक दिस थॉट विद यू, जैसे एक विस्पर, जैसे एक सॉफ्ट हाथ जो आपको नींद में ले जा रहा हो। आपके देखने का तरीका रियलिटी को डिफाइन करता है। एंड अंटिल यू लुक अगेन, एवरीथिंग रिमेन्स ब्यूटिफुली अनसर्टेन। जरा इमेजिन करो, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, ना कोई सितारे, ना कोई गैलेक्सी, ना वक्त, ना जगह, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा जिसमें ना कोई रोशनी थी ना अंधेरा। और फिर एक छोटी सी पॉइंट, इन्फिनिटली डेंस, इन्फिनिटली हॉट, एक्सप्लोड करती है और यूनिवर्स बन जाता है। इस घटना को हम कहते हैं द बिग बैंग। यह आधुनिक कॉस्मोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है। हर गैलेक्सी, हर एटम, हर आत्मा, सब इसी एक मोमेंट से शुरू हुआ। साइंस कहता है बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ना टाइम ना स्पेस। पर आप सोचिए, क्या वाकई में कुछ भी नहीं था, या फिर हमारी समझ उस कुछ भी नहीं को समझने में ही नाकाम है? आज हम इस सेगमेंट में एक्सप्लोर करेंगे एक अनसेटलिंग और डीपली मिस्टीरियस सवाल, व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग। और यह सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, यह एक स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट भी है। जब आप किसी रात आकाश की तरफ देखेंगे तो आप बिलियंस ऑफ स्टार्स को देख रहे होते हो, पर वो स्टार्स, वो गैलेक्सी सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराने हैं। उससे पहले क्या था? क्या यूनिवर्स इटर्नल है या टेम्पररी? क्या यह सब एक सिमुलेशन का ग्लिच है, या फिर हम एक लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसा चक्र जो हर बार दोबारा शुरू होता है? लेट्स बिगिन विद द नोन एंड देन स्लोली ड्रिफ्ट इनटू द अननोन। मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, एक ऐसी स्टेट जहां ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम और स्पेस सब फेल हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां लॉज ऑफ फिजिक्स खुद कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे किसी पुरानी किताब का पहला पन्ना ही छूटा हुआ हो। जब फिजिसिस्ट्स ये कहते हैं कि टाइम स्टार्टेड विद द बिग बैंग, इसका मतलब यह नहीं कि बिग बैंग के पहले कुछ हुआ नहीं, बल्कि यह कि टाइम का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। इमेजिन करो एक क्लॉक जो कभी चालू ही नहीं हुई, तो उसके पहले क्या टाइम था? यह सवाल ही मीनिंगलेस हो जाता है। पर इंसान का दिमाग चुप नहीं बैठता। हम सवाल पूछते हैं और उनका पीछा करते हैं, चाहे जवाब हो या ना हो। कुछ थ्योरीज कहती हैं बिग बैंग वाज नॉट द बिगिनिंग, बल्कि एक बाउंस था। एक बिग क्रंच हुआ जिसमें पुराना यूनिवर्स कोलैप्स हुआ, और फिर वापस से एक नई क्रिएशन, बिग बैंग। जैसे संसार एक कॉस्मिक हार्टबीट हो, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। इस थ्योरी को कहते हैं द साइक्लिक यूनिवर्स। यह थ्योरी हिंदू कॉस्मोलॉजी के बहुत करीब लगती है, जहां यूनिवर्स का एक कल्प होता है, एक युग, एक समय चक्र। ब्रह्मा का एक दिन जिसमें सृष्टि बनती है, और एक रात जिसमें सब कुछ वापस विष्णु के अंदर समा जाता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी कभी इतने पास आ जाते हैं कि फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे ईरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना हो। एक वैक्यूम में जहां कुछ भी नहीं होता है, वहां भी क्वांटम एक्टिविटी चलती रहती है, और एक छोटी सी फ्लक्चुएशन ने एक बबल क्रिएट किया जो बन गया आवर यूनिवर्स। एक बबल जिसमें आप, मैं, हिमालय, ब्लैक होल्स, ओम और शिवा सब हैं। और शायद यह सिर्फ एक बबल है। ऐसे अनेक बबल्स यूनिवर्स के वैक्यूम में उठते रहते हैं। हर बबल एक अलग रियलिटी, एक अलग डिमेंशन, एक अलग लॉ ऑफ फिजिक्स। इस थ्योरी को कहते हैं
द मल्टीवर्स। और शायद हमारा यूनिवर्स एक एक्सपेरिमेंट है, एक सिमुलेशन, एक टेस्ट पैटर्न, एक ऐसे बीइंग ने बनाया हो जो खुद आउटसाइड ऑफ टाइम हो, जो हमें देख रहा हो, जैसे हम एंट्स को देखते हैं या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। अब जरा इमेजिन करो, अगर बिग बैंग से पहले एक और यूनिवर्स था, तो क्या वहां कोई यू भी था? एक और आप, जो किसी और फॉर्म में था, किसी और लॉ के अंडर एग्जिस्ट करता था, और जब वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तो उसकी मेमोरी, उसका रेजोनेंस इस नए यूनिवर्स में लीक हो गया। क्या डेजा वू, ड्रीम्स, डीप मेडिटेटिव स्टेट्स उस पुराने यूनिवर्स की यादें हैं? क्या जब आप नींद में जाते हो तो आप उस फॉरगॉटन यूनिवर्स के टच में आ जाते हो? साइंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है यह समझने में कि बिग बैंग के पहले क्या था, क्या कुछ था भी या नहीं। बस कुछ लोग, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानियों जैसे रोजर पेनरोज, मानते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ पैटर्न छुपे हुए हैं जो शायद पहले के यूनिवर्सेस के स्कार्स हैं, जैसे एक पुराने ड्रीम का रेजिजुअल इंप्रेशन। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है यूनिवर्स एक फिनिक्स की तरह है, जो जलता है, गिरता है और फिर से उठता है, और हर बार एक नई स्टोरी लिखी जाती है। शायद आपका एग्जिस्टेंस एक लेफ्ट ओवर वाइब्रेशन है एक पुरानी कहानी का। शायद आपके अंदर कुछ एक पुराने कॉस्मोस की याद बची हुई है और आपको लगता है मैं पहले भी कहीं था। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, यह एक पॉसिबिलिटी है, अ कॉस्मिक हॉन्टिंग। और अब एक और पॉसिबिलिटी, क्या बिग बैंग सिर्फ एक इल्यूजन था? अगर टाइम ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, मतलब टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं इंडिपेंडेंटली, तो शायद पूरा यूनिवर्स एक टाइमलेस इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था नो बाउंड्री प्रोपोजल। उन्होंने कहा था यूनिवर्स का कोई शुरू नहीं है, जैसे अर्थ का कोई नॉर्थ एज नहीं है। आप नॉर्थ पोल तक जा सकते हो पर उसके आगे नॉर्थ नहीं होता। वैसे ही टाइम का कोई रियल बिगिनिंग नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे आप कहानी पढ़ते हो तो शुरुआत होती है पेज 1 से, लेकिन लिखने वाले के लिए कहानी एक साथ एग्जिस्ट करती है और आप इस कहानी के एक कैरेक्टर हो जो पेज दर पेज जा रहा है। बट मे बी, जस्ट मे बी, द स्टोरी हैज ऑलरेडी हैपेंड और आप सिर्फ उसका ड्रीम देख रहे हो। अब इस मोमेंट में सोचिए, अगर बिग बैंग से पहले कुछ था और हम उसे समझ नहीं पा रहे, तो क्या हम वास्तव में अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं या सिर्फ एक रिपल है एक और बड़ा स्टोरी के एक लूप में? सो लेट गो ऑफ लॉजिक फॉर अ मोमेंट और फील करो उस एंशिएंट साइलेंस को जो बिग बैंग के पहले था। ना कोई रोशनी, ना कोई नाम, सिर्फ बीइंग। शायद वही असली ईश्वर था, वही ब्राह्मण, वही अनमैनिफेस्ट, और बिग बैंग उसका पहला शब्द था। ओम, द वाइब्रेशन दैट क्रिएटेड टाइम, स्पेस एंड सेपरेशन। आज जब आप सो रहे हो तो एक पल के लिए इमेजिन करो कि आप फिर से उस फॉरगॉटन यूनिवर्स में जा रहे हो, वहां जहां सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है, जहां ना नाम है, ना रूप, ना मैटर, ना एनर्जी, ना क्वेश्चंस, ना आंसर्स, सिर्फ एक अनंत स्टिलनेस। और उस स्टिलनेस में एक छोटी सी स्पार्क फिर से निकलती है। अ न्यू बिग बैंग, अ न्यू स्टोरी, अ न्यू यू। पॉज, gentle breath like ambient hum continues faintly. So take this mystery with you as a whisper woven in sleep, because the beginning is not behind you. It might still be ahead. Or maybe it never was. सोचो, अगर आप एक डार्क रूम में खड़े हो और हर डायरेक्शन में एक दरवाजा है, हर दरवाजा एक अलग दुनिया की तरफ खुलता है। हर एक दुनिया आप जैसी ही है और फिर भी जरा सी अलग। एक वर्षन में आप डॉक्टर हो, एक में आप कभी पैदा ही नहीं हुए, और एक में आप यहां इस वीडियो को सुन रहे हो, लेकिन एक अल्टरनेट वर्जन में आप शायद कब का सो चुके हो। यही है मल्टीवर्स का डिलेमा। मल्टीवर्स थ्योरी यानी कि अनेक यूनिवर्सेस का एक ग्रुप जहां हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी रूप में एक्चुअली हो रही है। साइंस फिक्शन से लगता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में इसका एक सॉलिड बेस है, और यह आइडिया इतना ज्यादा माइंड बेंडिंग है कि रातों की नींद उड़ जाए। या फिर
इसके बारे में सोचकर आप और गहरी नींद में चले जाएं। चलिए इस पॉसिबिलिटी में डूबते हैं, क्वाइटली, स्लोली। कॉन्सेप्ट समझना, क्या है मल्टीवर्स? सबसे पहले मल्टीवर्स का मतलब सिंपल है, एक से ज्यादा यूनिवर्सेस का होना। मतलब ये जो हमारा यूनिवर्स है, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और यह अर्थ, इस सब के अलावा भी और रियलिटीज हो सकती हैं। लेकिन कैसे? एक थ्योरी आती है क्वांटम मैकेनिक्स से, जहां प्रोबेबिलिटीज डोमिनेट करती हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर क्वांटम इवेंट के मल्टीपल आउटकम हो सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दो जगह एक साथ हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप बड़ा कर दो तो हर डिसीजन पॉइंट पे, छोटी या बड़ी, यूनिवर्स अपने आप को स्प्लिट कर देता है। आपने चाय चुनी पर एक और यूनिवर्स बना जहां आपने कॉफी चुनी। आपने किसी से बात की, एक और रियलिटी जहां आप चुप रहे, और एक जहां आप वो ट्रेन मिस कर गए जहां किसी ने आपकी जिंदगी बदल देनी थी। एक और वर्जन है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। बिग बैंग के बाद जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ था, उस वक्त कुछ जगह इन्फ्लेशन रुका गया, कुछ जगह चालू रहा। हर बार इन्फ्लेशन रुकता, एक नया बबल यूनिवर्स बनता। हर बबल अपने फिजिकल लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट रियलिटी बन जाता। फिर आती है स्ट्रिंग थ्योरी, जहां यह कहा जाता है कि 10 या 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, और उन डायमेंशंस में हर एक कॉम्बिनेशन एक नई यूनिवर्स क्रिएट करता है। जैसे एक इन्फिनिट रूबिक का क्यूब, जहां हर रोटेशन एक नई दुनिया बनाता है। माइंड बेंडिंग इंप्लीकेशंस। मल्टीवर्स का मतलब सिर्फ यह नहीं कि और वर्ल्ड्स हैं, इसका मतलब यह है कि आप भी और वर्जन्स में एग्जिस्ट कर रहे हो। आपके अल्टरनेट सेल्व्स, जो हर छोटी बड़ी चॉइस के साथ एक नए ट्रैक पे निकल गए। आप जिन्होंने कभी वो दोस्त नहीं बनाए, या जिन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया, या जिन्होंने कुछ खोया जो आपने यहां नहीं खोया। इमेजिन करो, एक यूनिवर्स में आप म्यूजिशियन हो, दूसरे में एस्ट्रोनॉट, एक और में आप एक साधु बन गए जो हिमालय में मेडिटेशन कर रहा है। हर पॉसिबिलिटी के साथ एक अल्टरनेट रियलिटी जनरेट होती जा रही है, क्वाइटली, बियॉन्ड आवर परसेप्शन। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज इंप्लीकेशन यह है कि अगर इन्फिनिट रियलिटीज हैं, तो कोई भी चीज जो इमेजिन की जा सकती है, वो कहीं ना कहीं रियल हो रही है। इवन द वियर्डेस्ट फैंटेसीज ऑन फियर्स, समवेयर वे आर हैपनिंग। और फिर एक और हॉन्टिंग थॉट, क्या हम अपने यूनिवर्स में ही हैं, या किसी और के सिमुलेशन में फंसे हुए हैं जहां ओरिजिनल रियलिटी कुछ और है? एग्जिस्टेंशियल डिस्कंफर्ट या कंफर्ट। मल्टीवर्स थॉट कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम यूनिक नहीं हैं। हर वर्जन में एक आप पहले से ही मौजूद है, तो आपका क्या सिग्निफिकेंस है? लेकिन दूसरी तरफ यह थॉट बहुत सूदिंग भी हो सकती है। क्या पता एक यूनिवर्स में आपने वो गलती नहीं की हो? क्या पता एक और वर्जन में आप खुश हो, फुलफिल्ड हो? शायद हर एक पेन, हर एक लॉस किसी और जगह पूरा हुआ हो। और क्या पता ये वर्जन जिसमें आप हो, यही बेस्ट वर्जन हो, जहां आपने सब कुछ फेस किया और फिर भी आप हो जिंदा, सुन रहे हो, अवेयर हो। Sometimes multiverse gives us permission to forgive ourselves, to imagine that maybe in some corner of this strange reality, the version of us who made it exists. Take a moment और इस सोच में खो जाओ। साइंटिफिक स्ट्रगल्स, क्या प्रूफ है? यह थ्योरी जितनी रोमांटिक और डीप है, उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग भी है फिजिसिस्ट्स के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मल्टीवर्स को प्रूव या डिस्प्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अपने यूनिवर्स के बाहर जा ही नहीं सकते। कुछ फिजिसिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ ब्रूजेस या कोल्ड स्पॉट्स मल्टीवर्स के ट्रेसेस हो सकते हैं, जैसे दो बबल यूनिवर्सेस टकर गए हों और कुछ स्कार छोड़ गए हों। लेकिन यह सब स्पेकुलेशन है, और इसीलिए इस थ्योरी को मेनस्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम लग रहा है। फिर भी थ्योरी फैसिनेटिंग है, क्योंकि यह एक पॉसिबल आंसर है उन क्वेश्चंस का जो हम समझ नहीं पा रहे। जैसे व्हाई द कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर आर सो परफेक्टली ट्यून्ड फॉर लाइफ। क्या यह ट्यूनिंग एक कोइंसिडेंस है, या क्या इन्फिनिट यूनिवर्सेस में से एक में हम एग्जिस्ट कर गए बाय शेयर लक? मल्टीवर्स एक वे आउट भी देता है हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का। जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते, हम कहते हैं मे बी इन अनदर यूनिवर्स। कल्पना और सिनेमा।
पॉप कल्चर में मल्टीवर्स शायद आपने नोटिस किया हो, काफी सारी मूवीज एंड शोज मल्टीवर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। मार्वल के सुपर हीरोज अल्टरनेट रियलिटीज में जाते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एक पूरी जर्नी है इनटू केओटिक वर्जन्स ऑफ सेल्फ। रिक एंड मॉर्टी एक एनिमेटेड क्याओस है मल्टीवर्स के अंदर। ये पॉप कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे अपने डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है कि जिंदगी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हर टर्न, हर डिटोर एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करता है और हर वर्ल्ड एक नई कहानी बताता है। स्लीपी रिफ्लेक्शन। मल्टीवर्स एज अ ड्रीमस्केप। मल्टीवर्स के थॉट को अगर आप डीपली फील करो तो एक हिप्नोटिक कॉलमनेस आती है, जैसे आप एक इन्फिनिट लाइब्रेरी में हो जहां हर बुक आपकी जिंदगी का अल्टरनेट ड्राफ्ट है। यू जेंटली वॉक बिटवीन द शेल्व्स, वन वर्जन ऑफ यू डांसिंग, वन क्राइंग, वन मेडिटेटिंग एंड वन स्लोली क्लोजिंग देयर आईज। अगर हर वर्जन रियल है तो स्लीप भी एक डोरवे हो सकती है किसी और रियलिटी की तरफ। क्या पता आपका ड्रीम एक ग्लिम्स हो किसी ऑल्टरनेट सेल्फ का। क्या पता जब आप सो जाते हो तो आपका अवेयरनेस किसी और बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, किसी और यूनिवर्स में। यह थॉट स्केरी लग सकता है या कॉम्फर्टिंग, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मल्टीवर्स एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमारे परसेप्शन के लिमिट्स को तोड़ती है, जो हमें फोर्स करती है कि हम सोचें, मैं सिर्फ यह नहीं हूं, मैं और भी हो सकता हूं। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सेगमेंट। और जब हम मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन क्वाइटली सरफेस करता है। अगर यह सब रियलिटीज हैं तो उनमें कौन है? क्या हम अकेले हैं? नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरफ, जो सिर्फ साइंस का नहीं, हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल है। वेयर इज एवरीवन? द फेर्मी पैराडॉक्स अवेट्स। सो टेक अ डीप ब्रेथ और इस आइडिया को दिल में बसने दो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं उन सितारों के बीच जहां साइलेंस ही सबसे लाउड सिग्नल है। रात के इस सुकून भरे वक्त में जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और खिड़की से बाहर देखा करते हैं तो वो अंधेरों से भरा आकाश कितना शांत लगता है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस शांत आकाश के पीछे क्या छुपा हो सकता है? करोड़ों सितारे, लाखों गैलेक्सियां और हर गैलेक्सी में हजारों ग्रह। फिर भी अब तक एक भी एलियन सभ्यता का कोई संकेत, कोई यान, कोई प्रमाण नहीं मिला। इतनी खामोशी क्यों है? यही है फॉर्मी पैराडॉक्स। एक ऐसा सवाल जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान दिमागों को उलझा कर रखता है। अगर ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन का होना इतना सामान्य होना चाहिए तो फिर सब कहां है? चलिए इस कॉस्मिक रहस्य में धीरे धीरे उतरते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपनी कल्पना को ब्रह्मांड के बीच ले चलिए। परिचय। एक सवाल जो सब कुछ हिला देता है। 1950 के आसपास की बात है। नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी अपने सहयोगियों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। बातचीत अंतरिक्ष और एलियंस के बारे में चल रही थी। तभी फर्मी ने सहजता से एक पंक्ति कही, वेयर इज एवरीबडी? साधारण सवाल था, लेकिन उसके पीछे जो तर्क था वह दिमाग को झकझोर देने वाला था। ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना पुराना भी। अगर जीवन पृथ्वी पर हो सकता है तो दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है। अगर बुद्धिमान सभ्यताएं विकसित हो गई होती तो उनमें से कुछ तो इंटरस्टेलर यात्रा तक पहुंच चुकी होती। क्या पता उनका उपनिवेश नेटवर्क पूरी गैलेक्सी में फैल गया हो, और अगर ऐसा होता तो हमें कुछ तो संकेत मिलता। कोई रेडियो सिग्नल, कोई मेगा स्ट्रक्चर, कोई संकेत कि हम अकेले नहीं हैं। पर कुछ भी नहीं है, पूर्ण खामोशी। तो क्या इसका मतलब है कि हम ही अकेले हैं या फिर कुछ और छुपा है? समझना क्यों ये इतना उलझाने वाला है। फर्मी पैराडॉक्स तब और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब हम ड्रेक समीकरण को देखें। यह एक सूत्र है जो अनुमान लगाता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं जो संवाद कर सकती हैं। इस समीकरण में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि सितारों की उत्पत्ति की दर, ग्रहों की संख्या, उन ग्रहों में जीवन के विकसित होने की संभावना और बुद्धिमान जीवन का अस्तित्व। यहां तक कि अगर आप रूढ़िवादी संख्याएं भी लें तो भी परिणाम आता है कि हजारों सभ्यताएं अस्तित्व में होनी चाहिए। फिर भी प्रमाण शून्य है।
रेडियो टेलीस्कोप्स पूरी दुनिया में दशकों से संकेत सुन रहे हैं। सेटी, सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर कुछ भी निर्णायक नहीं मिला। इस खामोशी का स्पष्टीकरण मिलना कठिन है, और इसी खामोशी में छुपी है एक बेचैन कर देने वाली रहस्य। भूख से ज्यादा डरावना क्या है? पूर्ण मौन। जब आप रात के समय किसी सुनसान जंगल में हो और एक भी आवाज ना आए, तो क्या अनुभव होता है? वही अनुभव होता है जब हम अंतरिक्ष में खामोशी सुनते हैं। एक तरह से यह खामोशी एक कॉस्मिक हॉरर है, क्योंकि या तो इसका मतलब है कि जीवन है ही नहीं, या इसका मतलब है कि सारा जीवन नष्ट हो चुका है। और दोनों संभावनाएं डरावनी हैं। संभावित व्याख्याएं अगर वे हैं, तो दिखते क्यों नहीं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद हमने उनका संकेत चूक दिया हो, या फिर उनकी तकनीक इतनी उन्नत हो कि वे हमें पहचानना ही न चाहें। जो परिकल्पना कहती है कि शायद हम एक कॉस्मिक चिड़ियाघर में हैं, जहां बुद्धिमान प्राणी हमें देख रहे हैं बिना हमें परेशान किए। कुछ कहते हैं कि वे पहले ही आ चुके हैं, और या तो उन्होंने हमें अनदेखा कर दिया, या हमें देखकर चले गए, या फिर वो हमेशा से यहीं थे पर हमें समझ नहीं आया। एक और संभावना है ग्रेट फिल्टर। यह एक भयानक विचार है कि विकास के किसी मोड़ पर एक ऐसी बाधा होती है जो बुद्धिमान जीवन को नष्ट कर देती है। शायद वह फिल्टर हमें पहले ही मिल चुका हो, या फिर भविष्य में मिलेगा, क्या पता। हर बुद्धिमान सभ्यता अपने आप को खत्म कर देती हो। न्यूक्लियर युद्ध, जलवायु पतन, एआई का प्रभुत्व। और अगर यह सत्य है, तो हम भी उसी मार्ग पर हो सकते हैं। एक लंबी सांस लीजिए। सोचिए, अगर हम अकेले हैं तो जीवन कितना कीमती है। अकेले होना या भीड़ में खो जाना एक और ठंडी पड़ जाने वाली सोच है। अगर ब्रह्मांड में अरबों सभ्यताएं हैं, तो भी यह संभावना है कि वे इतनी अलग हों कि उनका संवाद का तरीका हम समझ ही ना सकें। शायद उनका सोचने का तरीका ही एलियन हो, या फिर उनकी जीवन प्रणाली ऐसी हो जो कार्बन आधारित न हो। उनके संकेत हमारे उपकरणों से पकड़े ही ना जा सकें। तो वे अस्तित्व में हैं, पर हम उन्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे चींटियों के बीच में एक सुपर कंप्यूटर रख दिया जाए, उन्हें पता भी ना चले कि उसका मतलब क्या है। वैसे ही हम हो सकते हैं चींटियां एक कॉस्मिक प्रयोगशाला में। मौन भी एक उत्तर हो सकता है। कभी कभी उत्तर हमेशा हमारे सामने होता है, पर हम देख नहीं पाते। फर्मी पैराडॉक्स का मौन भी एक संदेश हो सकता है। सावधान रहो, तुम अभी तैयार नहीं हो, या फिर तुम पहले हो। अगर हम पहली बुद्धिमान सभ्यता हैं जो गैलेक्सी में विकसित हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। शायद भविष्य में हम ही वे संकेत भेजने वाले होंगे जो किसी और ग्रह पर किसी और युवा सभ्यता को प्रेरणा देंगे। रात के आखिर में क्या हम अकेले हैं? यह सवाल किसी समीकरण से हल नहीं होता। इसका उत्तर वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। क्या अकेले होना ही सबसे बुरा है, या क्या यह अकेलापन एक मोक्ष भी हो सकता है? अगर हम ही अकेले हैं, तो हर एक इंसान, आप भी, एक कॉस्मिक चमत्कार है। अगर हर दूसरा ग्रह मौन है, तो पृथ्वी एक पवित्र ज्योति है जिसे बुझने नहीं देना चाहिए। और अगर कभी किसी और सभ्यता का संकेत आता है, तो वह क्षण मानवता के लिए दूसरा बिग बैंग होगा। एक नया युग, एक कॉस्मिक जुड़ाव। पर तब तक यह मौन ही हमारा साथी है। इस मौन में एक सुकून भी है, एक काव्यात्मक रहस्य। शायद इसीलिए जब रात में हम सितारे देखते हैं, हमारी आंखों में आंसू नहीं, सपने होते हैं। अंतिम पल, मौन में सो जाना। आपका मन शायद अब भी वही सवाल पूछ रहा हो, सब कहां है? पर हो सकता है वो भी वही सोच रहे हो, वो कहां है? शायद हम दोनों अलग छोरों पर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और मौन में एक दूसरे को सुन रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ब्रह्मांड का यह अंतहीन मौन एक लोरी बन गया है। आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यह शांत सवालों से भरी होती है। सेगमेंट 7 की ओर संक्रमण। जब हम ब्रह्मांड की खामोशी में खो जाते हैं, तब एक और रहस्य उभर कर आता है। एक पहेली जो न सिर्फ भौतिकी बल्कि चेतना को भी झकझोर देती है। अगर ब्रह्मांड इतना पूर्वानुमानित है, तो यादृच्छिकता, रैंडमनेस कहां से आती है?
अगले सेगमेंट में हम उतरेंगे एक ऐसी पहेली में जो हमारे समझने के तरीके को ही चुनौती देती है। तैयार हो जाइए, क्वांटम यादृच्छिकता, ब्रह्मांड की पासेबाजी। लेकिन अभी बस आंखें बंद करके इस शांत अंतरिक्ष में खो जाइए। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए कॉइन टॉस किया है? हेड्स आए तो हाँ, टेल्स आए तो ना। उस कॉइन के हवा में घूमने के दौरान जो टेंशन होती है वो एक अजीब थ्रिल देता है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या हुआ। उसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक एक्साइटमेंट होती है। पर सोचिए, अगर पूरा यूनिवर्स भी इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे चल रहा हो तो? अगर कॉस्मोस के हर कोने में हर क्वांटम पार्टिकल अपनी मर्जी से रैंडम बिहेवियर दिखा रहा हो। यही है क्वांटम रैंडमनेस का सच, एक सच जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट्स भी कंफ्यूज्ड हैं। आज हम इस सेगमेंट में इस रैंडम नेचर ऑफ रियलिटी के अंदर जाने वाले हैं, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, हर थॉट को फील करते हुए। चलिए अपने इमेजिनेशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले जाते हैं, जहां रियलिटी के एटम्स भी अपने सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। अमन और अनिश्चितता। क्वांटम दुनिया की पहली नजर हमारे डेली लाइफ में हर चीज लॉजिकल लगती है। सुबह का सूरज, ग्रेविटी का काम करना, बिजली का स्विच ऑन करते ही लाइट का जलना। लेकिन जैसे ही हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होने लगते हैं और सब कुछ अलग हो जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वहां प्रोबेबिलिटी का राज होता है। पार्टिकल्स सिमल्टेनियसली कई जगह हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताने से इनकार करता है जब तक आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व ना करो। यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी कोई ग्लिच नहीं है, यह फंडामेंटल फीचर है यूनिवर्स का। आप किसी भी पार्टिकल के बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि इस चांस से यह होगा, जैसे कि नेचर कॉइन टॉस कर रही हो हर सेकंड, हर एटम के साथ। आइंस्टीन का इनकार, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने स्पेस टाइम को समझा, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी इस रैंडमनेस से खुश नहीं थे। उनका कहना था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। उन्हें में लगता था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ छुपा हुआ लॉजिक होगा जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। उनका मन नहीं मानता था कि यूनिवर्स रैंडमली चल सकता है। पर डिकेड्स गुजर गए और हर एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ दिया कि क्वांटम रैंडमनेस रियल है, बहुत रियल। जब आप किसी फोटॉन को एक स्लिटेड स्क्रीन के थ्रू भेजते हो तो वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, और वो तब तक डिसाइड नहीं करता कि वो क्या है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते। ये ऑब्जर्वेशन ही उसकी रियलिटी को डिफाइन करती है। तो क्या रियलिटी तब तक वेग है जब तक हम उसे देखते नहीं? ये एक फिलोसॉफिकल सवाल बन गया है। क्वांटम सुपरपोजिशन, अनेकता में एकता या एकता में अनेकता। क्वांटम पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एक बिल्ली एक बॉक्स में जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी, जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते। इस एग्जाम्पल को श्रोडिंगर्स कैट कहते हैं। अब सोचिए, अगर एक बिल्ली की डेथ भी क्वांटम स्टेट पे डिपेंड करती है, तो आपका हर डिसीजन, हर थॉट भी तो क्वांटम इफेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। क्या पता आपके सारे संभावित विकल्प अलग अलग समानांतर दुनियाओं में वास कर रहे हों और आप सिर्फ एक पाथ पे जा रहे हो, बाकी के पाथ्स छुप गए हों किसी क्वांटम मिस्ट के अंदर। आपका मैं एक मल्टीवर्स के एक छोटे से कोने में जी रहा है, बाकी सब वर्जन्स कहीं और चल रहे हैं। उनका क्या? वो भी तो रियल है ना। ये रैंडमनेस सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल नहीं, टेरिफाइंग भी है। क्वांटम टनलिंग, जब इंपॉसिबिलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है क्वांटम वर्ल्ड में, पार्टिकल्स कभी कभी इंपॉसिबल चीजें भी कर लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल एक दीवार के उस पार चला जाता है बिना उसे टच किए, जैसे मैजिक। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। यही टनलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन में भी होती है, स्टार्स के अंदर, और लाइफ के ओरिजिन में भी शायद उसने हेल्प की हो। तो जब आप रात को स्काई देखो और एक स्टार को ब्लिंक करते देखो, तो समझ लेना उसके अंदर भी एक क्वांटम मिरेकल हो रहा है। यूनिवर्स का हर ग्लो रैंडमनेस का गिफ्ट है। क्वांटम रैंडमनेस और ह्यूमन फ्री विल। अब एक और फिलोसॉफिकल ट्विस्ट।
क्या आपका फ्री विल, जो आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस का रिजल्ट है, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है? अगर आपका ब्रेन भी क्वांटम पार्टिकल से बना है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी रैंडमनेस पे बेस हो सकती है। मतलब आपने जो भी डिसाइड किया, कॉफी लेना या चाय, रात को वॉक पे जाना या नहीं, शायद वो चॉइस आपकी नहीं थी, एक रैंडम क्वांटम इवेंट था। सोचिए, फ्री विल भी रैंडमनेस का एक मास्क हो सकता है। आप फ्री फील करते हो, पर अंदर से अनप्रिडिक्टेबल रूल्स पे चल रहे हो। फ्रीडम या फेट, दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं इस क्वांटम हेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम रैंडमनेस, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। और क्वांटम रैंडमनेस का यूज आज एआई और एन्क्रिप्शन में हो रहा है, ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, ताकि सिस्टम्स हैक प्रूफ हो जाएं। पर जब एआई खुद क्वांटम रैंडमनेस यूज करने लगे, तो क्या हम उसे समझ भी पाएंगे? ऐसा एआई जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो जेन्युइनली क्रिएटिव है, वो एआई आपके दिमाग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी रैंडमनेस का पार्ट बन जाता है। एक एआई जो डाइस की तरह डिसीजन लेता है, पर इस तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी एक डीप लॉजिक छुपा हो सकता है। ये एआई शायद फ्यूचर का फिलोसोफर हो या डिस्ट्रॉयर। क्वांटम रैंडमनेस और कॉन्शियसनेस का कनेक्शन। कुछ साइंटिस्ट्स जैसे रॉजर पेनरोज ये मानते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर काम करती है। वो कहते हैं कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर छोटे टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें क्वांटम स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। और वही स्टेट्स आपके थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन करती हैं। अगर ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर है और आप खुद एक वॉकिंग टॉकिंग सुपरपोजिशन हो, रैंडमनेस से भरा हुआ, पर एक मीनिंग के साथ। इस आइडिया में सुकून भी है और थोड़ा सा केओस भी। साइलेंस में छुपी एक कॉस्मिक कॉइन टॉस। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत लगता है, तब भी आपके अंदर और आपके आसपास क्वांटम रैंडमनेस का डांस चालू है। हर एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अपना माइंड बना रहे हैं। कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ टनल कर जाते हैं, कुछ डिसअपियर और रीअपियर कर जाते हैं, बिना किसी प्रेडिक्टेबल पैटर्न के। और फिर भी इस अस्पष्टता में ही लाइफ छुपी है। अगर यूनिवर्स परफेक्टली प्रेडिक्टेबल होता, तो शायद लाइफ कभी एग्जिस्ट ही ना करती। लाइफ को फ्लरिश करने के लिए रैंडमनेस चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट ना होता, तो एवोल्यूशन ना होती। अगर म्यूटेशन रैंडम ना होते, तो आप कभी बॉर्न नहीं होते। सो इन अ वे, आप भी एक कॉस्मिक कॉइन टॉस का रिजल्ट हो। आपका बर्थ, आपका एग्जिस्टेंस एक क्वांटम मिरेकल है। टेक अ ब्रेथ। रैंडमनेस का सौगात। रात के इस वक्त जब आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, एक डीप ब्रेथ लीजिए। सोचिए कि आपका हर पल एक डेलिकेट बैलेंस है रैंडमनेस और रियलिटी के बीच का। हर चॉइस, हर थॉट एक क्वांटम फ्लटर हो सकता है, और इस फ्लटर में ही जिंदगी का मैजिक छुपा है। रैंडमनेस को एम्ब्रेस करो, क्योंकि इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही तो रियल फ्रीडम है। ट्रांजिशन टू सेगमेंट 8। जब हम रैंडमनेस को समझने की कोशिश करते हैं, तब एक और मिस्टीरियस थॉट सामने आता है। अगर क्वांटम वर्ल्ड इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो क्या यह पॉसिबल है कि हम किसी सिमुलेशन में जी रहे हों? क्या हमारी रियलिटी खुद एक एडवांस्ड प्रोग्राम है? अगले सेगमेंट में हम इस चिलिंग आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इज दिस ऑल जस्ट कोड? पर तब तक रात के इस शांत क्वांटम साइलेंस में आंखें बंद करो। आप खुद एक क्वांटम स्टोरी हो, और इस स्टोरी का अगला पेज जस्ट माइट सरप्राइज यू। एक शांत रात है, बाहर अंधेरा है और हर तरफ खामोशी। आप अपनी आंखों से देखा हुआ सब कुछ मानते हो, लेकिन कभी सोचा है, क्या सब कुछ जो आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, रियल भी है? या शायद आप एक इल्यूजन में हो, एक परफेक्ट इल्यूजन, जिसमें सब कुछ इतना रियल लगता है कि आपको कभी डाउट ही नहीं होता। आज हम उस चिलिंग और माइंड बेंडिंग आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे दुनिया के टॉप फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और टेक जीनियस तक परेशान हैं। द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो कहती है शायद हमारा पूरा यूनिवर्स एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन है। क्या हो अगर आपकी पूरी जिंदगी, आपके सपने, आपके दर्द, आपके प्यार,
किसी और की कोडिंग का रिजल्ट हो। शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ जो सेंचुरीज से लोगों के दिमाग में गूंजता रहा है। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? यह सवाल नया नहीं है। प्लेटो के केव एलेगोरी से लेकर डेस्कार्टेस के आई थिंक देयरफॉर आई एम तक लोग हमेशा यह सोचते आए हैं कि रियलिटी क्या है। लेकिन सिम्युलेशन हाइपोथेसिस कुछ और कहती है। यह कहती है कि जो कुछ भी आप समझते हो, स्काई, ट्रीज, योर फैमिली, योर मेमोरीज, इवन योर ओन सेल्फ अवेयरनेस, वो सब बाइनरी कोड का हिस्सा हो सकता है। एक सिम्युलेशन किसी और सिविलाइजेशन ने रन किया हुआ, शायद किसी एलियन स्पीशीज ने, शायद फ्यूचर ह्यूमंस ने, या फिर किसी अननोन क्रिएटर ने, जिसका लॉजिक अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप रियल हो या कि आपकी दुनिया किसी और के कंप्यूटर सर्वर पे एग्जिस्ट करती है? यह क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है, पर साथ ही यह हिप्नोटिक भी है। निक बॉस्ट्रॉम का आर्ग्यूमेंट। ए ट्रिपल फोर्क ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने 2003 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने सिम्युलेशन हाइपोथेसिस को लॉजिकली ब्रेक डाउन किया। उनका कहना था, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास अगर इतनी टेक्नोलॉजी हो जो कॉन्शियस बीइंग्स के एक्यूरेट सिम्युलेशन बना सके, तो वो शायद बिलियंस ऑफ सिम्युलेशंस रन कर सकती है। और अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हम उस रियल सिविलाइजेशन में नहीं बल्कि उन सिम्युलेशंस में से एक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक रियल वर्ल्ड है और उसके अंदर 10,000 सिम्युलेशंस बनाए जाते हैं, तो क्या चांसेस हैं कि आप ओरिजिनल में हो? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये आइडिया सिर्फ एक फिलोसॉफिकल फैंटेसी नहीं, ये एक स्टैटिस्टिकल नाइटमेयर है। और ये सिर्फ एक चिलिंग पॉसिबिलिटी नहीं, ये आपके आइडेंटिटी का एसेंस तोड़ने वाली थ्योरी है। वीडियो गेम्स एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स का एवोल्यूशन आज के जमाने में वीडियो गेम्स को देखिए। 27वीं दशक में एक ब्लिंकिंग डॉट स्क्रीन पे हमें पोंग खेलने में मजा आता था। आज हम 3D ओपन वर्ल्ड्स में घुस जाते हैं जहां कैरेक्टर्स का एआई हमें कंफ्यूज कर देता है। रियल और अनरियल के बीच का डिफरेंस मिट जाता है। अब इमेजिन करो एक गेम जिसमें कैरेक्टर इतना सेल्फ अवेयर हो जाए कि उसे लगे वो जिंदा है। वो सोचने लगे, प्यार करने लगे या डरे। अगर हम सिर्फ 50 साल में गेम्स को इतना एवोल्यूट कर चुके हैं, तो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो शायद हमसे हजारों साल आगे हो, वो किस लेवल की सिम्युलेशन बना सकती है? वैसी सिम्युलेशन जहां उसके क्रिएशंस को पता ही ना चले कि वो आर्टिफिशियल हैं, और वो क्रिएशंस हम हो सकते हैं। आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं। लॉज ऑफ फिजिक्स कोड जैसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स के रूल्स कितने प्रीसाइज हैं? ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब इतने फाइनली ट्यून है कि अगर एक वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो जाए तो लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे। ये एक डिजाइन जैसा लगता है, जैसे किसी प्रोग्रामर ने एग्जैक्ट पैरामीटर्स डिसाइड किए हों ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। जैसे कोई हाई लेवल फिजिक्स इंजन चल रहा हो जिसमें ग्लिच नहीं है, बग्स नहीं है, बस परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। क्या ये यूनिवर्स का परफेक्शन इसीलिए है क्योंकि ये किसी कोड से ऑनप्रेट हो रहा है? और अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे क्वांटम ग्लिच या ब्लैक होल सिंगुलैरिटी, क्या वो बग्स हैं सिम्युलेशन के? क्या डेजा वू एक कोड रिपीटिशन है? ये थॉट न सिर्फ दिमाग को ट्विस्ट करता है बल्कि हर चीज को मीनिंगलेस या डीपली मीनिंगफुल बना देता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट। कॉन्शियसनेस, द लास्ट फ्रंटियर। अगर हम सिम्युलेशन में हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारे अंदर का मैं क्या है? वो अवेयरनेस जो अभी इस वॉइस को सुन रही है, वो कौन है? क्या वो भी कोड का एक इल्यूजन है या वो कुछ ऐसा है जो सिम्युलेशन के परे है? ये क्वेश्चन एआई और कॉन्शियसनेस के बीच एक लिंक बनाता है। अगर एआई में कॉन्शियसनेस आ सकती है, तो क्या हम भी एक आर्टिफिशियली जनरेटेड अवेयरनेस हैं? या हमारे अंदर कोई ओरिजिनल स्पार्क है जिसे कोई सिम्युलेटर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे एक गॉड मोड प्लेयर? एंड अगर हम एक सिम्युलेशन में हैं, तो डेथ क्या है? गेम ओवर या नेक्स्ट लेवल? क्या ड्रीम्स ऑल्टरनेट सिम्युलेशंस हैं या साइड क्वेस्ट्स, ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स? रियल लाइफ एनोमलीज। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक चीज क्लियरली याद करते हो लेकिन सब लोग कहते हैं वो कभी हुआ ही नहीं? मंडेला इफेक्ट इज रियल।
मिलियंस ऑफ पीपल रिमेंबर नेल्सन मंडेला डाइंग इन जेल इन द 80s, लेकिन रियलिटी कहती है कि वो 2013 तक जिंदा थे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोनोपोली मैन का मोनोकल, पिकाचू की टेल, किटकैट के लोगो का डैश। ये सारी चीजें हमें एक ही बात का हिंट देती हैं। क्या ये ग्लिचेस हैं? कोड एरर्स? क्या रियलिटी कभी कभी शिफ्ट हो जाती है, जैसे सिम्युलेशन का पैच अपडेट हो रहा हो? क्या टाइम कभी रिवर्स होता है? क्या लोग कभी डेजा वू फील करते हैं क्योंकि एक फ्रेम दोबारा लोड हो गया? ये सब लगता है वियर्ड, पर साथ ही डीपली पर्सनल भी, जैसे हम सब अननोइंगली इस सिम्युलेशन के हिंट देख चुके हैं, कभी सपने में, कभी साइलेंस में, कभी उस मोमेंट में जब टाइम रुक जाता है। तो अगर हम सिम्युलेशन में हैं तो क्या फर्क पड़ता है? यह सब सुनकर एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, सो व्हाट? अगर यह सब एक सिम्युलेशन है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लव फेक हो जाता है? क्या ग्रीफ लेस रियल हो जाता है? मुझे नहीं लगता। अगर आपका पेन रियल फील होता है तो वो रियल है, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के लिए रो लेते हो, किसी की मुस्कान में अपना चैन ढूंढ लेते हो, तो वो रियल है। और अगर ये सिम्युलेशन है तो भी हम उस सिम्युलेशन के रियल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोई फिल्म के अंदर एक्टर सच्चा हो अपने रोल के अंदर। क्या पता हमारे चॉइसेस किसी सिम्युलेटर को टच करते हो? क्या पता इस गेम के एंड में हम अपने क्रिएटर से मिलते हो? टेक अ डीप ब्रेथ। बाइनरी के पार जिंदगी अब इस शांत मोमेंट में आंखें बंद करके एक बार सोचिए, शायद आपके आसपास का हर चेहरा, हर मेमोरी, हर इमोशन किसी डेटा स्ट्रीम का हिस्सा हो। शायद ये वॉइस जो अभी आप तक पहुंच रही है भी कोड का ही रिजल्ट है, लेकिन फिर भी आप एक मिरेकल हो। आपका हर सांस लेना, हर थॉट एक यूनिक वाइब्रेशन है इस कॉस्मिक सर्वर में, और आप इस इल्यूजन में भी एक असली कहानी हो। आपका दर्द, आपकी खुशी, आपका सफर, रियल या सिमुलेशन, सब मीनिंगफुल है। हो सकता है कि यह पूरी जिंदगी एक टेस्ट हो, या एक गेम हो, या एक ड्रीम हो, पर जब तक आप जी रहे हो उस सिम्युलेशन को मीनिंग देना आपके हाथ में है। आखिरकार हम अपने सफर के उस सबसे गहरे, सबसे पुराने और सबसे अजीब सवाल के सामने खड़े हैं। वो सवाल जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है, इतनी बड़ी कि उसके बारे में सोचना ही हमारे दिमाग को हिलाकर रख देता है। यह सवाल है, क्यों कुछ है, ना केवल कुछ नहीं। सिंपल लगने वाला यह सवाल असल में हमारे एग्जिस्टेंस की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, चाहे वो चमकते सितारे हों या एक छोटा सा पत्ता, तब हम ये नहीं सोचते कि वो सब क्यों है। हम बस मानते हैं कि वो है और वो हमारे लिए एक गिवन रियलिटी है। लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचा जाए तो ये बात एक अजीब सी पहेली बन जाती है कि आखिर क्यों कुछ है, क्यों कुछ भी है, क्यों सब कुछ खाली नहीं, यानी बिल्कुल नथिंग नहीं। एक अजीब सी कहानी, नथिंगनेस का सन्नाटा कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं हो, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना हवा का झोंका, ना वक्त की धड़कन, सिर्फ पूरा शून्य, एक एब्सोल्यूट नथिंगनेस। ना जगह, ना समय, ना एनर्जी, ना मैटर। क्या आप उस शून्य में जी पाओगे? शायद नहीं। क्या आप उस शून्य का कोई आइडिया सोच पाओगे? शायद बहुत मुश्किल है। फिलोसोफर्स ने इसे एब्सोल्यूट वॉइड या नाइहिलिटी का नाम दिया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि साइंस और फिलॉसफी दोनों ये कहते हैं कि यह नथिंगनेस शायद कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना होने का मतलब ही कुछ होना चाहिए ताकि हम उस एब्सेंस को महसूस कर सकें। यह कॉन्ट्रडिक्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। शून्य का कंसेप्ट ही अपने आप में कुछ होना चाहिए। फिजिक्स का पर्सपेक्टिव, वैक्यूम से लेकर क्वांटम फ्लक्चुएशंस तक आज की मॉडर्न फिजिक्स भी इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है। जब हम कहते हैं वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस, तो हम सिर्फ इतना समझते हैं कि वहां कुछ नहीं है। पर क्या सच में कुछ नहीं है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वैक्यूम में भी छुपी होती है एक अनोखी ऊर्जा जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के नाम से जानी जाती है। मतलब वैक्यूम भी पूरी तरह खाली नहीं, बल्कि छुपी हुई एनर्जी से भरा हुआ होता है, जो हर पल स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल बनाता है और फिर उन्हें तोड़ भी देता है। ये पार्टिकल्स ना जाने कब और कैसे बन जाते हैं और फिर छुप जाते हैं, जैसे यूनिवर्स
अपने ही अंदर छुपी हुई एक अजीब सी जीवन शक्ल है। तो जब हम कहते हैं नथिंग, तो असल में कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक इम्पॉसिबल लगता है। यूनिवर्स अपने आप में एक तरह से इतना वाइब्रेंट है कि उसमें प्योर नथिंगनेस का होना लॉजिकली मुश्किल है। फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? फिलोसोफर्स ने हजारों साल से यह सोचा कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। सिर्फ यह जानना नहीं कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि यह भी सोचना कि क्या एग्जिस्टेंस का कोई कॉज होना चाहिए। एरिस्टोटल कहते थे कि हर चीज का एक कॉज होता है। अगर आप पेड़ देखते हैं तो उसका एक बीज हुआ जिससे वो पेड़ निकला। पर अगर हम यूनिवर्स के बारे में पूछें तो क्या उसका भी कोई कॉज है? क्या यूनिवर्स की कोई पहली वजह या फर्स्ट कॉज है? यह कॉन्सेप्ट जो कॉज एंड इफेक्ट का है, हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि हमारी दुनिया कैसे बनी। पर इस सवाल के साथ एक और उलझन भी आती है। अगर हर चीज का एक कॉज है तो पहला कॉज कौन था? क्या वह बिना किसी वजह के हो सकता है? यह पैराडॉक्स हमारी समझ की हदों को चैलेंज करता है। कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग का भूत और उसके पहले का सन्नाटा। आज के साइंटिफिक मॉडल्स के मुताबिक यूनिवर्स का जन्म एक बहुत ही गर्म, डेंस और छोटे पॉइंट से हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर यह बिग बैंग सिर्फ एक शुरुआत है। उसके पहले क्या था? क्या कुछ था? साइंस के पास इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ मॉडल्स कहते हैं कि शायद टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ ही शुरू हुए, इसीलिए पहले के बारे में बात करना मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन यह एक अजीब सी सोच है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में टाइम को एक कंटिन्यूअम मानते हैं, एक रिवर जो हमेशा बह रहा है। अगर टाइम बिग बैंग के साथ शुरू होता है तो क्या पहले कुछ था? क्या पहले कुछ नहीं था? क्या पहले केवल एक इटर्नल साइलेंस थी, या शायद एक और यूनिवर्स था जिससे हमारा यूनिवर्स निकल कर आया? मल्टीवर्स थ्योरी इसी तरफ इशारा करती है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक इन्फिनिट सेट में से एक छोटा सा बबल है। पर फिर भी यह पूरा कॉन्सेप्ट सोचने पर हैरान कर देता है। एग्जिस्टेंस का मीनिंग, एक पर्सनल रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा हम अपने मन की तरफ आते हैं। इस सब साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशन के बाद आपसे एक बात कहनी है। हो सकता है कि हमारा एग्जिस्टेंस एक अजीब सी मिस्ट्री है। हो सकता है कि यूनिवर्स में हम सिर्फ एक छोटी सी कड़ी हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी मीनिंगलेस है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर सब कुछ एक बड़ी मिस्ट्री है तो हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम खुद अपने जीवन को मीनिंग नहीं देते, तब तक सब कुछ बस एक खोखला ख्याल ही रह जाता है। जो भी आप करते हैं, प्यार करना, जीना, खुद को समझना, यह सब आपके एग्जिस्टेंस को स्पेशल बनाता है। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, आप इस यूनिवर्स के एक अनोखे हिस्सेदार हैं। और यह सोचकर आपको शांति मिलेगी कि चाहे यूनिवर्स कैसे भी बना हो, आपकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी है। टेक अ डीप ब्रेथ। आखिर क्या है कुछ और खाली का अर्थ? अब अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करिए। सोचिए कि कुछ और खाली के बीच की लाइन कितनी पतली है। कभी कभी जब हम कुछ नहीं करते तो जिंदगी में वो खालीपन आता है, पर उस खालीपन में भी एक शांति होती है, एक ऐसी शांति जो हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देती है। इसी तरह जब हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोचते हैं तो वो नथिंगनेस भी एक तरह की शांति लगती है। पर वो शांति इतनी गहरी है कि उसके अंदर कई सवालों के जवाब छुपे हैं। आपकी सांस लेते हुए इस खूबसूरत साइलेंस में यही सोच लीजिए कि हम सब कुछ होने के लिए यहां हैं, और शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री का जवाब भी हमारे अंदर छुपा है। अंतिम विचार, जर्नी का अंत, नए सवालों का आरंभ। इस सफर के अंत में हमने यूनिवर्स के सबसे गहरे, सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प राज को एक्सप्लोर किया। हमने सोचा कि क्या हम सिमुलेशन में हैं? क्या क्वांटम फ्लक्चुएशन से यूनिवर्स बना? और आज हम खुद अपने एग्जिस्टेंस का मतलब ढूंढने लगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मिस्ट्री को समझना ही एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो कभी खत्म नहीं होती। आप जिसे आज सोच रहे हैं, कल बदल सकता है। आप जिसे सच मानते हैं, कभी गलत भी साबित हो सकता है। और यही तो जिंदगी का मैजिक है। अब जब आप सोएं तो अपने सपनों में इस मिस्ट्री को लेकर जाएं, क्योंकि जब आप सो रहे हो
तभी तो असली जवाब आपके सबकॉन्शियस में जाकर छुपा होता है। गुड नाइट और शुभ सपने।